नमस्कार। बीच बहस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ निधीश गोयल। आज हम जिस मुद्दे की चर्चा करने वाले हैं वो जनता के विश्वास से जुड़ा है। अभी सुना हमने देश के प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से स्वतंत्रता दिवस पर क्या कहा। उन्होंने जिन पंच प्राण की बात की, और जब मैंने प्राण की बात की और जब हम प्राण की बात सोचते हैं तो वो प्राण अगर जनता में अविश्वास पैदा करने लग जाए, यानी कि कानून व्यवस्था, और कानून व्यवस्था की बात अगर राजस्थान की प्रदेश की दृष्टि से देखा जाए तो यहां पर कानून व्यवस्था की जो स्थिति है, जो बदहाल स्थिति है, और रोज कुछ ऐसे कारनामे सामने आ रहे हैं जहां ना सरकार की नजर जा रही है और किसी न किसी कारणवश, शायद ये सरकार की बदनीयती है या कुछ और, पुलिस की नजर भी नहीं जा पा रही है। इन्हीं सब बातों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत स्वागत, अभिनंदन। सतीश जी, जब हम कानून व्यवस्था की बात करते हैं तो ये एक विश्वास से जुड़ा हुआ मैटर है, और जनता को हम जनार्दन कहते हैं, और जनार्दन के साथ में करीब फरेब और धोखा नहीं कर सकते। लेकिन जिस तरीके से पिछले कुछ समय में लगातार ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं जो घटनाएं लोगों के विश्वास को हिला देती हैं और उन्हें एक परेशान करने पर मजबूर करती हैं। हम विश्वगुरु भारत की बात करते हैं, लेकिन अगर राजस्थान जैसे देश, राजस्थान जैसे प्रदेश में जहां शौर्य की, पराक्रम की परंपरा रही है, ऐसे में यहां उन महिलाओं के साथ में ऐसी घटनाएं होती हैं, तो महिला सुरक्षा के नाम पर या एक शांतिप्रिय प्रदेश की स्थिति में जाने जाने वाला हमारा प्रदेश किस कारण से, क्या ये उन लोगों की परेशानी है जिन्होंने ये काम किए हैं, या उस सरकार की परेशानी है जो ये कामों को होते हुए भी देख नहीं रही है या देखना चाह ही नहीं रही है? देखिए, वो समय तो अब चला गया कि जब घरों के दरवाजे नहीं होते थे, यानी चोरी नहीं होती थी, अपराध नहीं होता था। अब हम लोग भौतिक युग में हैं, लेकिन इसमें भी अलग अलग प्रदेशों की अलग अलग परिस्थितियां और उनके कारक होते हैं। हम लोग किसी ज़माने में सुनते थे, उत्तर प्रदेश और बिहार का नाम आता था कि जहां सरेआम किसी तरीके से कभी डकैती हो गई, कभी हत्या हो गई, जातिगत हिंसाएं हुई। चुनाव में सुनते थे, रेडियो में सुनते थे कि यहाँ मतदान हुआ, इतने बड़े पैमाने पर इस तरीके से हिंसा हुई। राजस्थान इन सब से अछूता था, और राजस्थान की जो खूबसूरती भी थी और राजस्थान की जो साख थी, ताकत थी, वो यही माना जाता था कि राजस्थान एक शांतिपूर्ण प्रदेश है। और यही कारण है कि राजस्थान में मॉन्यूमेंट्स के कारण नहीं, शांति के कारण भी, यहाँ की जो पीस थी उसके कारण भी टूरिस्ट अट्रैक्ट होता था। यानी सीधे से इकोनॉमी से भी जुड़ा मसला है। लेकिन अब ये प्रदेश की जो आज जो स्थिति है, मैं केवल राजनीतिक व्यक्ति हूँ इसलिए नहीं, मैं एक आम आदमी की तरह, लेमैन की तरह भी एनालिसिस करता हूँ, और उसके लिए कहीं मुझे राजनीतिक रूप से कोई सियासी आरोप की आवश्यकता नहीं है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के पुलिस के प्रतिवेदन अपने आप में कहते हैं कि 7,41,000 मुकदमे दर्ज होना, ये राजस्थान की सरकार की कानून व्यवस्था की, अपराध नियंत्रण की वानगी पेश करता है। इतने बड़े पैमाने पर 3.5 साल में किसी सरकार के कार्यकाल में ये सबसे बड़ा आंकड़ा अब तक का है। ये तब है जब 2018 के घोषणा पत्र में सरकार ये भरोसा देती है कि हम जन सुरक्षा देंगे। जन घोषणा पत्र में जन सुरक्षा का वायदा अब मुझे लगता है कि वो हवा हो गया, और बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, चुनौतीपूर्ण है कि राजस्थान की साख को भी एक धक्का लगा है। राजस्थान की आर्थिक प्रगति को भी इससे तकलीफ होगी, क्योंकि निवेश आएगा तो भी यदि शांति होगी, सहूलियत होगी तो आएगा, पर्यटक आएगा तो भी इसलिए आएगा। तो मुझे लगता है कि एक समग्र तरीके से यदि आकलन करें तो प्रदेश की इस समय की जो ज्वलंत समस्या है, जो बड़ी चुनौती है, वो राजस्थान की कानून व्यवस्था है। एग्जैक्टली, आपने जो बात कही कि राजस्थान की कानून व्यवस्था इस प्रदेश की समय की बड़ी चुनौती है, कैसे पार पाना होगा इस चुनौती से? हालांकि उस घटना के बारे में अभी बहुत सारी चीज़ों का इन्वेस्टिगेशन होना है, लेकिन एक लंबी फहरिस्त है, और ये कहा जा सकता है कि जो अभी कांग्रेस की अभी मौजूदा राजस्थान की सरकार है, अल्पमत की सरकार है, 0.5% के अंतर से बनी, उसमें अनुसूचित जाति और जनजाति का एक बड़ा योगदान सरकार के गठन में था। बहुजन समाज पार्टी ने समर्थन दिया,
बाद में वो मर्ज भी हुई। जो निर्दलीय विधायक थे उसमें भी अधिकांश कुछ ऐसे थे जो इसी वर्ग से आते थे। आज 43% बढ़ोतरी जनजाति और अनुसूचित जाति वर्ग पर सबसे ज़्यादा उत्पीड़न हुआ है। जो घटनाएं लगातार हुई हैं, जिस प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा पहली प्राथमिकता होती थी, महिलाओं को सम्मान के साथ जाना जाता था, जो महिला पर्दा इसलिए करती थी कि समाज से उसका संकोच होता था, आज 18 बलात्कार प्रतिदिन होना, 7 हत्याएं होना, और उसके बाद एक लगातार के बाद लंबी फहरिस्त है कि जिसमें खासतौर पर अनुसूचित जाति और जनजाति तबके में ये दूसरे पायदान पर है। यानी महिलाओं के अपराधों के मामले में, उत्पीड़न के मामले में राजस्थान 1 नंबर पर है, और जनजाति और अनुसूचित जाति वर्ग में उत्पीड़न के मामले में दूसरे स्थान पर है। यानी राजस्थान की सरकार की, क्योंकि ये मान लीजिए कहीं कोई सामाजिक विकृति का जिक्र करेगा, लेकिन समाज आज शासन से ही चलता है, शासन की नीयत से चलता है, उसके इकबाल से चलता है, उसके रुतबे से चलता है। तो ऐसा लगता है कि सरकार की संवेदनाएं इस रूप में कानून व्यवस्था को ठीक करना और कमज़ोर तबके को सुरक्षा देना, ये उनकी प्राथमिकता ही नहीं है। दूसरा बड़ा कारण ये हो सकता है, जिसमें कानून व्यवस्था से जुड़ा मसला है और इन वर्गों के अधिकारों की और इनकी सुरक्षा से जुड़ा हुआ मसला है। आज भी मान लीजिए कोई किसी कुएं से पानी पीना, घोड़ी पर किसी दूल्हे की बिनोरी निकालना, मंदिर में प्रवेश को लेकर, तो ये समाज की विकृति हो सकती है, लेकिन समाज की विकृति तभी होती है और अपराध तभी होता है कि जब अपराधी बेखौफ होता है। ऐसा लगता है कि जो हमारा जो प्रशासनिक तंत्र है उस पर राजनीतिक हस्तक्षेप इतना बढ़ गया कि अपराधी को ये पूरा भरोसा है कि मैं कुछ भी करूंगा लेकिन मुझे राजनीतिक संरक्षण मिलेगा और मेरा कुछ बिगड़ेगा नहीं। मुझे लगता है कि इन सब घटनाओं के पीछे समाज की विकृति से पहले जो कारक है वो शासन व्यवस्था की कमजोरी है, उनके इकबाल खत्म होने का कारण राजनीतिक दखलंदाजी पुलिस की, प्रशासन की व्यवस्था में। आपने ये जो अंतिम जो बात कही है कि राजनीतिक दखलंदाजी पुलिस प्रशासन में, क्योंकि मुझे याद आ रहा है कि अभी हाल ही में लोगों ने घटना सुनी है कि एक महिला, क्योंकि जो आपने महिला सुरक्षा पर भी बड़ा प्रश्न एक लगाया है, जिंदा जला दिया जाता है। एक ही घटना काफी होती है इशारा देने के लिए। और राजस्थान में अगर कन्हैयालाल की जघन्य हत्या होती है, एक नृशंस हत्या होती है, बर्बर वो वाकया होता है, उसके बाद में इस प्रदेश की कानून व्यवस्था को इतना माकूल हो जाना चाहिए था कि कोई पत्ता भी अगर कुछ खड़खड़ करता है तो उसकी आवाज सरकार तक और पुलिस तक पहुंचनी चाहिए होती है। लेकिन ऐसे में अलवर में एक और कन्हैयालाल हो जाता है, चिरंजी लाल जी की हत्या हो जाती है, 20 लोग मिलकर के मॉब लिंचिंग कर देते हैं। सतीश जी, मैं यहाँ पर आपसे जानना ये चाहता हूँ कि यही सरकार जब विपक्ष में रहती है तो पहलू खान की मॉब लिंचिंग होती है तो बहुत शोर न केवल प्रदेश में बल्कि प्रदेश के माध्यम से देश भर में किया जाता है। तो क्या आरोपी कौन है और हत्या किसकी हुई है, उसका नाम क्या है, उसके आधार पर सरकारें अपना पक्ष या विपक्ष तय करने लगी हैं? देखिए, अपराधी की कोई जाति, पंथ, मजहब और धर्म नहीं होता, ये बात सही है और सरकार को निरपेक्ष होना ही चाहिए। लेकिन जब सरकार खुद तुष्टीकरण पर आ जाए, अपीजमेंट पर आ जाए, क्योंकि ये तो भेद करने की आवश्यकता ही नहीं थी, लेकिन एक भौगोलिक रूप से कुछ जगह विशेष में लगातार निरंतर घटनाओं में इजाफा क्यों होता है कि एक ही एक क्षेत्र में लगातार वहीं साइबर क्राइम भी वहीं होता है, चोरी भी वहीं होती है, डकैती भी वहीं होती हैं, बलात्कार भी वहीं होते हैं। तो जब इस तरीके की घटनाएं होती हैं तो समझ में आता है कि सरकार जब खुद अपराधियों को संरक्षण देती है, सरकार जब खुद तुष्टीकरण करती है, क्योंकि जनता, अपराधी इन बातों को ठीक से ठीक तरीके से देखता है। उदाहरण के तौर पर यदि आप किसी नववर्ष के जुलूस को प्रतिबंध करते हैं, रामनवमी के जुलूस को प्रतिबंध करते हैं, आप इंटरनेट को बैन करते हैं, उसको एक उपक्रम मान लेते हैं कि उससे कानून व्यवस्था दुरुस्त हो जाएगी, लेकिन दूसरी तरफ आप पीएफआई को हिजाब के मामले में परमिशन दे देते हैं, तो इसको अपराधी को अच्छे तरीके से पता है कि तुम्हें प्रोटेक्शन कौन दे रहा, संरक्षण कौन दे रहा है। ये जब भेद होगा तो स्वाभाविक तौर पर जो अपराधी होगा, इस नियत से कोई अपराध करेगा तो
अपराधी के मन में एक भरोसा पैदा हो जाएगा कि मैं कुछ भी करूंगा तो इस सरकार के रहते हुए मेरा कुछ बिगड़ेगा नहीं। प्रश्न यही खड़ा होता है कि जब कांग्रेस की सरकार आती है तो ही ये काम क्यों होते हैं। तो ये जो लगातार 3.5 वर्षों में घटनाएं आई हैं, आप इसको यदि किसी पंथ, धर्म, जाति, गोत्र से निरपेक्ष भी सोचेंगे तो यूं लगता है कि यहाँ अपराधियों का बोलबाला है। ये राजस्थान अपराधियों की शरणस्थली बन गया, अपराधियों की राजधानी बन गया, और इसके लिए सीधे सीधे कोई जिम्मेवार नैतिक रूप से तो राजस्थान के गृह मंत्री हैं, जिनके पास पुलिस का महकमा है, जिनके पास गुप्तचर संस्थाएं हैं, जिनके पास बाकी सारे संसाधन हो सकते हैं। आज बलात्कार की और इस तरह की घटनाओं में इजाफा क्यों होता है कि सरकार क्यों नहीं तत्परता बरतते हुए फास्ट ट्रैक के जरिए जल्दी उसकी हियरिंग करके उसको इतनी बड़ी सजा दे कि बलात्कारी बलात्कार करने से 4 बार सोचे कि मेरा अंजाम क्या होगा। पर ऐसा लगता है कि जो कानून व्यवस्था लचर है और सरकार की संवेदनाएं जब लुप्त हो गई हैं, तो ऐसे में कोई उम्मीद नहीं की जा सकती है कि किसी व्यक्ति को न्याय मिलेगा या उसको सुरक्षा मिलेगी या वो इतना भरोसा कर सकेगा। क्योंकि अब जिस तरीके की घटनाएं राजस्थान में लगातार हुई हैं, उससे मुझे लगता है कि एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण भी और चिंताजनक भी है। एग्जैक्टली और जब हमने ये बात कही तो लोगों में एक शक्ति की साधना की बड़ी आवश्यकता होती है, और प्रधानमंत्री जी ने शक्ति की साधना की कई बार बात कही है, और इसीलिए 75 वर्ष आज़ादी के अमृत महोत्सव और उसके बाद के 25 वर्ष किस तरीके से हम आगे बढ़ने वाले हैं। लेकिन जब ऐसे में कुछ बयान इस तरीके के आते हैं जो हमारी फोर्सेस को ही बदनाम करने के लिए प्रयुक्त होते हैं, तो क्या ऐसे में विश्वास और खंडित नहीं होगा? क्योंकि हम एक तरफ सामरिक दृष्टिकोण से जो हमारी शक्ति है, हमारा रक्षा कर्तव्य जो निभाते हैं, उनको पीछे कर रहे हैं, और दूसरी तरफ वो खनन माफिया जहां हम वर्षा ऋतु में देखते हैं कि प्रकृति पृथ्वी का श्रृंगार करती है, और जो उन पहाड़ों को लगातार खोद रहे हैं और एक खनन माफिया के तौर पे खोद रहे हैं और सरकार का अंग भी बने हुए हैं। और तब ऐसे में हमारे एक साधु सन्यासी विजयदास बाबा जी आत्मदाह कर लेते हैं, लेकिन तब भी किस तरीके से ये जैसे हम कहते हैं कि शायद बल नहीं पड़ पाता है, और कुछ बात होती है और फिर वो बात वहीं की वहीं रह जाती है, और जो बातें पहले चल रही थी वही आगे बढ़ जाती है। देखिए, ये भी पहली घटना नहीं है, और राजस्थान की ये सारी चीज़ें, क्योंकि आपकी चर्चा से सब चीज़ें जुड़ी हुई हैं और सारी चीज़ें कानून व्यवस्था से और सरकार और शासन से जुड़ी हैं। राजस्थान में इस तरीके से कभी जैसे दूसरे प्रदेशों में माफिया राज की चर्चा होती थी, गुंडा राज की चर्चा होती थी, लेकिन राजस्थान में पिछले कुछ अरसे से जो माफियापन पे, वो चाहे नकल माफिया के रूप में होंगे, पर्यटन माफिया के रूप में होंगे, खनन माफिया के रूप में होंगे, मुझे लगता है कि इस तरीके के इलीगल माइनिंग और इससे जुड़े जितने तमाम पक्ष हैं, उससे एक बात समझ में आती है कि राजनीतिक संरक्षण, और वो चीज़ तो खैर इसमें शरीक दिखती है, लेकिन संरक्षण के अलावा राजस्थान के संसाधनों से कैसे लूटा जाए, कैसे अर्जित किया जाए, और उसमें सारे जो मापदंड हैं जो नैतिक रूप से, उनको ताक पर रख दिया जाए। और अल्टीमेटली जब एक तरफ तो भारत दुनिया के सोलर अलायंस का लीडर बनने की तरफ कोशिश करता है, दूसरी तरफ वही जो आस्था का केंद्र है, जहाँ पर्यावरण अपने आप में बड़ी चुनौती है, वहाँ आस्था अपने आप में बड़ी चुनौती है, वहाँ पर इस तरीके के जब माफिया पनपते हैं, उनको सरकारी संरक्षण मिलता है, तो अंततः वहाँ निश्चित ही ऐसा माहौल होगा कि किसी साधु को क्या, किसी आम आदमी को कब आत्मदाह करना पड़े, इसकी कोई गारंटी नहीं दे सकता। अंततः परिणति यही हुई कि आंदोलन के 551 दिन के आंदोलन और लगातार प्रशासन से वार्ता, उनसे डिमांड, ये सब होते होते भी परिणति एक संत की आत्मदाह से होती है। ये घटना समाज के और सरकार की आंख खोलने के लिए यूं तो पर्याप्त है, लेकिन ऐसा लगता है कि जो राजनीतिक संरक्षण और जो अनैतिक तौर पर संसाधनों का दोहन सरकारी संरक्षण में होता है, उसकी एक वानगी है कि पर्दे के पीछे कितनी कहानियां होंगी, कहाँ यदि उसको ठीक तरीके से इन्वेस्टिगेट किया जाएगा तो कितने लोगों के यहाँ आर्थिक हित यहाँ इस पहाड़ियों से जुड़े होंगे, इसे कोई नहीं कह सकता। तो मुझे लगता है कि इस सरकार के इस कार्यकाल खंड में जिस तरीके से माफियाओं ने धीरे धीरे यहाँ पर कब्जा किया है, उसका एक नमूना था कि उसमें एक संत के आत्मदाह की परिणति के रूप में हुआ।
बाल तस्करी का मामला सामने आता है तो लोगों के मनों पर किस तरीके का प्रभाव पड़ता होगा, क्योंकि ये बच्चे ही तो हैं जिनको हम भविष्य के भारत का कर्णधार देखते हैं, जिनके कंधों पर रखी हुई तस्वीर देखते हैं, जिनके लिए हम गीत गाते हैं कि आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की। लेकिन वो बच्चे ही बाल तस्करी का शिकार होंगे तो हम झांकी किन्हें दिखाएंगे? ये चौंकाने वाली बात थी कि और कल्पना से परे थी कि इस तरीके से बच्चों की भी तस्करी होती होगी। उसमें राजस्थान इस सारी घटनाओं के पृष्ठभूमि में इस रूप में रहा होगा, तो जिसने भी ये सुना उसको एक तरीके से मानसिक रूप से भी और नैतिक रूप से भी आघात लगा है कि क्या राजस्थान जैसे प्रदेश में इस तरीके की अनैतिक काम भी होते होंगे कि बच्चों की इस रूप में तस्करी और उसका एक केंद्र राजस्थान बन जाए। ये तभी बनता है कि जितनी सारी बातों की चर्चा थी उसमें ये बात भी शरीक है कि अपराधी इतने हौसलेमंद हैं कि वो इससे भी ज़्यादा अनैतिक काम कर सकते हैं, बच्चों की तस्करी तक का वो एक काम यहाँ कर सकते हैं, अनैतिक और नाजायज़ सा काम कर सकते हैं। तो स्वाभाविक है कि ये राजस्थान की सरकार के और उस प्रशासन की नाक के नीचे जब ये सारी चीज़ें घटित होती हैं तो मुझे लगता है कि कई दुर्भाग्य में एक दुर्भाग्य और जुड़ गया बाल तस्करी के रूप में। सतीश जी, हर व्यक्ति का अपना अपना दायित्व होता है, दायित्व बोध होता है। सरकार चाहे जो कर रही है, लेकिन पुलिस प्रशासन जो अपना काम जिसे करना चाहिए, क्योंकि जब वो पुलिस महकमे में आता है तो उसे एक कसम, एक शपथ भी दिलवाई जाती है। क्या सरकार के कुछ गलत नीति निर्णय या उनके दबाव के चलते वही पुलिस अधिकारी अपनी उस शपथ को भूल जाता है कि वो वैसा काम नहीं कर पाता जैसा उसे करना चाहिए? देखिए, यहाँ जो मुझे समस्या अभी समझ में आई उसका एक बड़ा कारण तो राजनीतिक हस्तक्षेप है कि पुलिस और प्रशासन की व्यवस्था में जो राजनीतिक हस्तक्षेप है यहाँ वो चरम सीमा पर है। उसमें राजनीतिक हित तो जुड़े हैं लेकिन आर्थिक हित भी सीधे सीधे जुड़े हुए हैं, और इसलिए मुझे लगता है कि जब ऐसा परिवेश होता है तो उस परिवेश में अच्छे सक्षम अधिकारी उनको शायद नज़रअंदाज कर दिया जाता है, उनकी उपेक्षा होती है या उनको ऐसी जगह डिप्यूट किया जाता है जहां वो परफॉर्म नहीं कर सकते, और यहाँ ऐसे लोग काबिज हो जाते हैं जो केवल परिक्रमा का और मिजाज पुरसी के जरिए, सरकार के नुमाइंदों की मिजाज पुरसी के जरिए वो इस तरीके से इफ़ेक्टिवली काम नहीं कर पाते हैं। और यही कारण है कि पुलिस का मनोबल वो सरकार से जुड़ा होता है। किसी ब्यूरोक्रेट का या किसी भी पुलिस का या प्रशासनिक अधिकारी को यदि राजनीतिक संरक्षण से मुक्ति मिलेगी और उसके अच्छे काम को एप्रिसिएशन मिलेगा, लेकिन यहाँ ऐसा लगता है कि कुएं में भांग पड़ी हुई है और आटे में नमक नहीं, नमक में आटा है कि जिस तरीके से पोस्टिंग में राजनीतिक भ्रष्टाचार, पोस्टिंग के अंदर राजनीतिक भेदभाव, ये इसका जो कारक हुआ जिसके कारण ये सब कुछ घटित हुआ। तो मुझे लगता है कि पुलिस के तंत्र में राजनीतिक दखल और अनैतिक तरीके से गलत लोगों का संरक्षण ये बड़ा कारण है कि पुलिस और प्रशासन ठीक से परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। सतीश जी, चूंकि कार्यक्रम के अंतिम भाग में और आपने कहा कि पूरे कुएं में ही एक तरीके से भांग पड़ी हुई है, तो जहां हम बात देखते हैं कि ना महिला सुरक्षा ठीक से हो पा रही है, बाल तस्करी की बात सामने आ रही है, मॉब लिंचिंग की बात सामने आ रही है, साधु सन्यासी आत्मदाह कर रहे हैं, तो राजस्थान में हो क्या रहा है? अगर हम समस्याएं एक तरफ लेकर के चले तो क्या इन समस्याओं का कोई समाधान भी है, या हम केवल और केवल प्रश्न ही करते जाएंगे और समाधान उसके बाद में मिलेगा जब चुनाव हो जाएंगे, क्योंकि उसको आने में भी तो समय है? देखिए, मैंने शुरू में चर्चा में कहा था कि दो पक्ष हैं, एक समाज का पक्ष है और एक शासन का पक्ष है। समाज की विकृति का प्रतिशत कम होगा और शासन के जरिए जो व्यवस्था कायम होती है उसका प्रतिशत ज़्यादा होगा। एक अक्सर थानों के बाहर आपने देखा होगा एक पंचलाइन लिखी होती है कि अपराधियों में भय और आम जन में विश्वास। मुझे लगता है कि आज की वानगी यही है कि इसको पंचलाइन को उल्टा कर दीजिए कि आम जन में भय और अपराधियों में भरोसा कि कुछ भी करेंगे हमारा कुछ बिगड़ेगा नहीं। और इसलिए पहली जिम्मेवारी वो शासन की है। शासन का इकबाल खत्म होता है तो अपराध बढ़ते हैं, ये सीधी सी बात है। और शासन का इकबाल राजस्थान में पूरे तरीके से गृह मंत्री के और मुख्यमंत्री के राजकाज में खत्म हो चुका है।
तो आज के इस कार्यक्रम में जो मूल भाव निकल कर के सामने आया है कि चाहे महिला सुरक्षा की बात हो या बाल तस्करी की बात हो या मॉब लिंचिंग की बात हो, कानून व्यवस्था की बात हो, एक शांति प्रिय प्रदेश के तौर पे जाने पहचाने वाले राजस्थान में ये सभी स्थितियां अगर किसी एक कारण से बर्बाद होती जा रही हैं तो वो केवल और केवल शासन के इकबाल का खत्म होना है। और अगर शासन का इकबाल जनता के मनों से खत्म होता है तो जनता अपने मन से आपको निकाल करके बाहर फेंकने में अधिक समय नहीं लगाएगी, क्योंकि जनता जनार्दन है और जनता के साथ आप ना फरेब कर सकते हैं ना धोखा कर सकते हैं, क्योंकि काल का प्रवाह है और काल का प्रवाह कभी किसी को बख्शता नहीं है। इसलिए कोई अजर नहीं है, कोई अमर नहीं है, कोई हमेशा टिक नहीं सकता। खैर आगे देखेंगे, समय बताएगा कि किसकी बारी कब आती है। आज के कार्यक्रम में इतना ही। सतीश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।